हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लेसियस-क्लैपेरॉन समीकरण। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट और वैसे भी देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लेसियस-क्लैपेरॉन समीकरण। हाँ जी, देखिए ये जो टॉपिक है क्या चीज़ बताता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, संक्रमण ताप, संक्रमण ताप या ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब ये जो संक्रमण ताप या ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, इसका क्या मीनिंग होता है? जैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है या लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चेंज होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि पानी है, वाटर है, वो अगर सॉलिड में आइस में चेंज हो रहा है, ये लिक्विड फॉर्म हो गया, ये सॉलिड फॉर्म हो गया। तो वाटर अगर आइस में चेंज हो रहा है तो नॉर्मल प्रेशर की बात करूं तो हम लोग बोलते हैं कि वाटर आइस में कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे चेंज होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेंज होगा। पर क्या हमेशा ही 0 डिग्री, मतलब तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया? इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर हो गया, संक्रमण ताप। ऐसे मान लो कि पानी भाप में चेंज होता है, मतलब वेपर में चेंज होता है, वाष्प में, तो लिक्विड से गैस में चेंज होगा तो वहां पर वो क्या होगा? बॉईल होगा, वहां पे क्या होगा? वो उबलेगा। तो जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, जिसको क्वथनांक बिंदु भी बोलते हैं, वो होगा, वो भी एक ट्रांजिशन बिंदु है, वो भी एक ट्रांजिशन टेम्परेचर है। तो गलनांक, हिमांक या आपका जिसको बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये जो सारे पॉइंट्स होते हैं वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मिलते हैं। तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, अब सुनिएगा बात। अगर मैं ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात करूं तो क्या हमेशा वाटर आइस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही कन्वर्ट होगा क्या? ये हमेशा जरूरी है क्या कि पानी बर्फ में बदलेगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बदलेगा या इससे कम पे बदलेगा? क्या 2 डिग्री पे भी बर्फ में बदल सकता है क्या? या अगर मैं टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पानी रहेगा कि बर्फ रहेगा? अपने हिसाब से तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बर्फ में बदल जाना चाहिए, तो ये -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी किस में रहेगा? बर्फ में रहेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता, ये चीज प्रेशर पे डिपेंडेंट होती है। जैसे कई एरिया ऐसे हैं, जैसे सर्दियों में अगर मैं राजस्थान में कई जगहों की बात करूं तो जयपुर में भी कई टाउन्स ऐसे हैं जहां पर क्या होता है, सर्दियों में टेम्परेचर चला जाता है -2.5 या -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक, -3 डिग्री। लेकिन वहां पे -3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो इसका मतलब तो पूरा पानी बर्फ में बदल जाना चाहिए, जबकि नहीं बदलता, बदलता नहीं है। लेकिन बदल जाना चाहिए क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बदल जाता है पानी तो बर्फ में, लेकिन नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? वो इसलिए नहीं बदलता कि केवल टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता, ये प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। अगर प्रेशर 1 atm होता है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर का होता है 1 atm, अगर प्रेशर 1 atm होता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बर्फ में बदल जाता है। लेकिन प्रेशर अगर ज्यादा है या कम है तो उससे आपका जो ट्रांजिशन पॉइंट है, ट्रांजिशन टेम्परेचर है, वो बदल जाता है। तो सर्दियों में क्या होता है, हवा के अंदर पानी या ओस की बूंदे या लिक्विड ड्रॉप्स होते हैं, उसकी वजह से क्या प्रेशर चेंज हो जाता है, और प्रेशर चेंज होने की वजह से ट्रांजिशन टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। इसलिए वो -3 तक भी जमता नहीं है, फ्रीज नहीं होता है पानी। तो इसका मतलब है कि प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहा है ट्रांजिशन टेम्परेचर पे, जो संक्रमण ताप है उसका प्रभाव पड़ता है किस पे? संक्रमण ताप पर, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे। तो वो जो इफेक्ट है उसको एक इक्वेशन से मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि मान लो कि मैंने प्रेशर को इतना चेंज कर दिया तो जो जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो कितना चेंज हो जाएगा, तो उसको एक इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। उस इक्वेशन को बोलते हैं क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण। तो क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण से क्या करते हैं, दाब का प्रभाव जो होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर पे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वो कैलकुलेट करते हैं। तो लिखो,
इसके अंदर। संक्रमण ताप पर दाब के प्रभाव को, संक्रमण ताप पर दाब के प्रभाव को, संक्रमण ताप पर दाब के प्रभाव को, संक्रमण ताप पर दाब के प्रभाव को समझाने के लिए एक समीकरण दिया जाता है, एक समीकरण दिया जाता है। इसे क्लेसियस क्लेपिरोन समीकरण कहते हैं, इसे क्लेसियस क्लेपिरोन समीकरण कहते हैं, इसे क्लेसियस क्लेपिरोन समीकरण कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखो। Clapeyron equation, Clapeyron equation is given to explain, is given to explain the effect of pressure on transition temperature, the effect of pressure on transition temperature, on transition temperature, on transition temperature। ठीक है, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर पे प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। अब ये सारा ट्रांजिशन के टाइम पे हो रहा है, मतलब जैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है या लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। तो जब ये सिचुएशन होती है तो दो प्रावस्थाएं, दो फेजेस क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, वहाँ पे होते हैं ना। तो इस सिचुएशन में जो होगा, जैसे मान लो कि ग्राफ बनाते हैं हम लोग P और T का, क्योंकि दो अवस्थाएं क्या साम्य अवस्था में होंगे। मान लो एक सॉलिड है, एक गैस है, जो भी एक सॉलिड है, एक लिक्विड है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा, जैसे जहां पर अपने को एक कर्व मिलेगा क्या P और T के बीच में, ये कर्व मिलेगा। ठीक है, अब मान लो कि मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि प्रेशर इतना है तो टेम्परेचर इतना है। उस सिचुएशन में बात कर रहा हूं कि मान लो ये पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहां पे इस जगह पे प्रेशर मान लो P है और टेम्परेचर है T। क्लियर है? इस जगह पर, इस पॉइंट पे, तो इस मान लो इधर प्रावस्था 1 है, प्रावस्था 1 फेज 1 है इधर, और इधर कौन सा है, फेज 2 है, प्रावस्था 2 है इधर, फेज 2 है इधर। इसका इस पॉइंट पर इसका जो G है वो G1 है, इसका है G2 है। जितना भी है G1 और G2 बराबर होगा। क्लियर है? तो एक सिचुएशन मैंने ऐसी ली कि जब प्रेशर P था, टेम्परेचर T है, उस टाइम पर ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है, T है, और उस टाइम पे इनके G1 और G2 है। ठीक है, क्लियर है? समझ आ रहा है ना? क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो प्रावस्था साम्य अवस्था वक्र बोलते हैं इसको, पीटी वक्र को, जो है ना। प्रावस्था साम्य अवस्था वक्र से बाय फेज इक्विलिब्रियम कर्व। अब फेज इक्विलिब्रियम कर्व से देखो, मान लो मैं एक सिचुएशन ले रहा हूं जहां पर प्रेशर P है और टेम्परेचर T है। इस पॉइंट पे क्या होने वाला है, बिंदु PT पर, एट पॉइंट P, T, इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो G1 और G2 क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर तो G का वैल्यू दोनों के लिए बराबर होता है, भले यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, कहीं पे ले लो। तो G1 विल बी इक्वल टू G2। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब सुनना, अब मान लो मैंने प्रेशर थोड़ा सा चेंज कर दिया, प्रेशर P को चेंज कर, अपने को प्रेशर का इफेक्ट ही तो T पे देखना है। तो मान लो मैंने प्रेशर चेंज कर दिया, P से P प्लस DP कर दिया, P से P प्लस DP कर दिया, और टेम्परेचर कितना चेंज होगा, T से T प्लस DT हो गया। तो मान लो मैं यहां से यहां पहुंच गया। एक कंडीशन ऐसे ले लो कि मैं प्रेशर को कर दिया P
प्लस dp और टेम्परेचर होगा T प्लस dt। तो जब ये चेंज कर दिया तो G1 और G2 में भी चेंज हो जाएगा। तो G1 इस सिचुएशन में हो गया मान लो G1 प्लस dG1 और G2 हो गया G2 प्लस dG2। अब भी इसका तो हो गया G1 प्लस dG1, इसका हो गया G2 प्लस dG2। जितना भी हुआ है लेकिन अब भी ये और ये इस पॉइंट पे बराबर रहेंगे, मतलब इसका G1 प्लस dG1 और इसका G2 प्लस dG2 ये दोनों बराबर रहेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम का जो कर्व है तो इक्विलिब्रियम कर्व पे इस लाइन पे G के वैल्यूज हमेशा इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो अब मैं उस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, बिंदु P प्लस dP T प्लस dt पर एट पॉइंट P प्लस dP T प्लस dt से। ठीक है, देखो इस पॉइंट पे क्या होगा, ये G1 प्लस dG1 हो गया। ये छाप लेना, किसी ने छापा नहीं है तो पॉज करके इसको छाप लेना, फिर आगे चलेंगे। देखो तो ये हो जाएगा G1 प्लस dG1 इसका तो, और उसका है G2 प्लस dG2, तो ये दोनों रहेंगे बराबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस लाइन पे तो हमेशा G के वैल्यूज इक्वल ही रहते हैं दोनों के लिए। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से एक चीज समझो आप, क्या इक्वेशन नंबर 1 और 2 से G1 और G2 इक्वल है, G1 G2 इक्वल है, तो इस G2 को G1 लिख दो तो G1 G1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, dG1 dG2 के बराबर हो जाएगा। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 dG1 इज इक्वल टू dG2, राइट, दोनों इक्वल हो गए। ये दोनों इक्वल हो गए। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर कुछ लिख देता हूँ, ये कुछ इक्वेशन नंबर है। ठीक है, ये कुछ इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 कर दो इसको। ठीक है, अब आगे समझना बात को। एक चीज हम लोग जानते हैं कि जो गिब्स एनर्जी होता है G, कैपिटल G, उसके लिए सिंस गिब्स ऊर्जा, गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी G होता है, G P और T का फंक्शन होता है। गणपति, गणपति P और T, ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। तो G P और T का फंक्शन होता है। यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करते थे तो ये आता था dG, P का आ जाता था dP, T का आ जाता था dt, T के साथ में S आता था, P के साथ में V आता था, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आता था। ऐसा हम लोग पढ़े हैं पहले। ठीक है, मतलब ये तो मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी अपने को ये पता है कि ये इक्वेशन ऐसा होता है dG इक्वल्स टू VdP माइनस S dt, ये होता है ऐसा। ठीक है, क्लियर? तो dG का वैल्यू ये होता है। ये तो एक जनरल वैल्यू हो गया कि किसी भी सिस्टम के लिए। अब मैं फेज 1 के लिए और फेज 2 दोनों के लिए इसका वैल्यू लिखता हूं। देखो फेज 1 के लिए, प्रावस्था 1 के लिए, प्रावस्था 1 के लिए फॉर फेज 1, फॉर फेज 1 ये ऐसे हो जाएगा dG1, 1 के लिए बात कर रहा हूं। V के लिए V1 dP माइनस S1 dt। P और T को 1 1 इसलिए नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इस पॉइंट पे लेंगे तो इसके लिए भी P है प्रेशर, इसके लिए भी P है, इसके लिए भी टेम्परेचर T है, इसके लिए भी टेम्परेचर T है, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं, बाकी की चीजें अलग अलग है। इस पॉइंट पे भी बात करेंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के लिए इक्वल है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे बात करो, dG, ये तो G1 हो गया, V1 हो गया, P1 नहीं हुआ और T1 नहीं हुआ, क्योंकि P और T दोनों फेजेस के लिए बराबर बराबर है। इस प्रावस्था 1 की बात करो या 2 की बात करो, वो दोनों के लिए सेम ही है, क्योंकि वो एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया। इसमें मैं N1 का भाग दे रहा हूं, N1 से डिवाइड कर रहा हूं। N1 से भाग देने पर
डिवाइडिंग बाई N1। N1 है क्या, आपको मालूम है क्या? फेज 1 में जितने पार्टिकल है वो है N1। पहले वाले डेरिवेशन में बताया था मैंने, V1 बाई N1 dp माइनस S1 बाई N1 dt। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये स्मॉल में लिख दो, इसको dg लिख दो 1। पर पार्टिकल गिब्स एनर्जी में चेंज आ गया, ये प्रतिकर्ण गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन आता है वो हो गया, क्योंकि ये dg1 ये क्या है, पूरा चेंज है सारे पार्टिकल का मिला के। N1 से डिवाइड कर दिया तो एक पार्टिकल का आ गया। इसी तरीके से एक पार्टिकल का वॉल्यूम आ गया इंटू dp माइनस ये S1 एक पार्टिकल के लिए आ गया dt। हम लोग इनको एक पार्टिकल के लिए भी बात कर लेते हैं, कभी कभी इसको n को इस तरीके से लिखते हैं कि हम लोग इसको 1 ग्राम के लिए भी बात कर लेते हैं, 1 kg के लिए, पर यूनिट के लिए आ गया, मतलब पर के यूनिट अमाउंट के लिए आ रहा है ये जो भी आ रहा है। ये dg1 आ गया। आगे देखें, 3 हो गया, इक्वेशन नंबर 4। जो चीज़ यहाँ पे प्रावस्था 1 के लिए, फेज 1 के लिए किया, सेम चीज़ में फेज 2 के लिए बात कर सकता हूँ, मतलब जो 1 1 लगाए वहाँ पे 2 2 कर सकता हूँ। तो प्रावस्था 2 के लिए, प्रावस्था 2 के लिए फॉर फेज 2, फॉर फेज 2, ठीक है। फेज 2 के लिए क्या आएगा, dg2 इक्वल टू v2 dp माइनस S2 dt। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लेना, आगे चलते हैं। इसमें N2 से डिवाइड करूं अगर मैं, N2 से भाग देने पर, डिवाइडिंग बाय N2 भाग देने पर N2 से डिवाइड करूंगा तो देखो क्या आएगा, dg2 बाई N2 v2 बाई N2 इंटू dp माइनस S2 बाई N2 इंटू dt। ठीक है, इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा d स्मॉल g2, इसमें आ जाएगा v2 बाई N2, क्या आ जाएगा, v2 आ जाएगा, इसमें अलग तरीके से लिख दिया v2 माइनस S2 dt। ये आ गया इक्वेशन नंबर 5। वो इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन नंबर 5 है। ठीक है, dg1 और dg2। अब देखो, अपने को एक चीज़ पता थी क्या, इस समीकरण नंबर 3 से dg1 और dg2 बराबर बराबर है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 4 और 5 से लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 से बात करते हैं। बाय इक्वेशन 4, 5 एंड 3 dg1 इज इक्वल टू dg2 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये v1 dp माइनस S1 dt वो आ जाएगा v2 dp माइनस S2 dt। इसको इधर लेके आएंगे तो v1 dp माइनस v2 dp इक्वल टू, इसमें ये इधर आएगा तो S1 dt माइनस S2 dt। क्लियर है, यह आ जाएगा v1 माइनस v2 dp कॉमन ले लिया, इसमें आ जाएगा S1 माइनस S2 dt कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यह आ गया dp, dt को इधर ले आया और ये है S1 माइनस S2 बाई v1 माइनस v2। क्लियर, आगे देखिए, ये हो गया dp बाई dt। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, माइनस कॉमन ले लूँ तो S2 माइनस S1 माइनस कॉमन आ गया, और इसमें भी नीचे भी माइनस कॉमन ले लूँ तो v2 माइनस v1, इसमें माइनस कॉमन आ गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये मिला अपने को, ये है dp बाई dt, ये मिला, इसको लिख दो डेल्टा S, ये डेल्टा V।
इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 6 आ गया। क्लियर? किसी ने छापा नहीं तो ये लो पॉज करके इसको कॉपी मार लेना। ठीक है, आगे देखिए। आगे बात करें। आगे अगर मैं ऐसे बात करूं, देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई टी। ये होता है टोटल एंट्रोपी। और एक दूसरी चीज़ बताऊं, डेल्टा क्यू जो होता है, डेल्टा क्यू ये क्या है? हीट है। जैसे एक फेज से दूसरी फेज में चेंज करने के लिए जो हीट है वो है ये हीट। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, एक पार्टिकल को चेंज करने में हीट L, टोटल कितने पार्टिकल है? N, तो N इंटू L हो गया। ठीक है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ये नंबर ऑफ ग्राम, जैसे 1 ग्राम को चेंज करने में कितनी है तो टोटल ग्राम में मात्रा लिख देंगे, ग्राम में क्वांटिटी लिख देंगे, केजी में लिख देंगे। वो अलग अलग तरीके से लिखते हैं, वो अभी मैं लास्ट में जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। आप ये ध्यान रखो कि L इंटू L लेटेंट हीट है, L इज गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी क्या सेंस है इसका। ये लिखो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एल इंटू एन बाई टी। क्या आएगा? डेल्टा एस बाई एन इधर ले लूँ मैं, तो आ जाएगा एल बाई टी। डेल्टा एस बाई एन, डेल्टा एस तो है पूरा जो एंट्रोपी में चेंज हुआ है, टोटल चेंज, और एन से डिवाइड कर दिया पर पार्टिकल कितना चेंज हुआ है, मतलब एकांक कण के लिए कितना चेंज हुआ है एंट्रोपी में। तो इसको मैं डेल्टा एस लिख देता हूँ, ये आ गया एल बाई टी। इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 7। तो ये डेल्टा एस जो है एल बाई टी हो जाएगा, एल बाई टी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो 6 और 7 से, बाई 6 एंड 7 डेल्टा डी पी बाई डी। अरे ये छापी लिया ना, ये तो पॉज करके कॉपी कर लेना। टी बाई ये है ऊपर डेल्टा एस था तो एल बाई टी डेल्टा वी, तो डी पी बाई डी टी, इसको जनरली जो ऐसे लिखा जाता है एल टी वी टू माइनस वी वन। ये आ गया। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलते हैं क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। और इस इक्वेशन से पता क्या चलता है? इस इक्वेशन से पता ये चलता है कि अगर मैं प्रेशर को डीपी से चेंज कर दूं, डीपी प्रेशर में चेंज करूं, तो जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है जिस पे संक्रमण होता है वो टेम्परेचर डीटी चेंज हो जाएगा। मतलब कि आपका जैसे जनरली तो मान लो कि पानी बॉईल होता है, आप इसे समझ लो कि वाटर जो है वेपर में चेंज होता है, गैस फेज में वो चेंज होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कब होता है? जब प्रेशर 1 atm होता है। 1 atm प्रेशर पे, 1 atm प्रेशर जब होता है, प्रेशर का वैल्यू 1 atm होता है, उस सिचुएशन में जब प्रेशर 1 atm होता है तो 100 डिग्री पे चेंज होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रेशर को कर दूं 10 atm तो ये टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा? अरे बात समझे, प्रेशर में चेंज हुआ है, पहले ये मान लो P1 ले लो, ये P2 हो गया, ये टेम्परेचर है T1, ये हो गया T2। तो प्रेशर में चेंज कितना हुआ? P2 माइनस P1। प्रेशर में dP कितना चेंज हुआ? 9 atm का चेंज हो गया। तो टेम्परेचर में कितना चेंज होगा? dt, ट्रांजिशन टेम्परेचर। मतलब अब भी क्या 100 पे ही उबलेगा क्या पानी? 100 पे ही वेपर में कन्वर्ट होगा क्या? नहीं, अब अलग होगा। और वो अलग कितना होगा, कितना चेंज होगा टेम्परेचर में, वो कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन से। dP का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे, लेटेंट हीट का वैल्यू लिख देंगे। ये T क्या है? ये T कौन सा है? ये T वो है कि 1 atm पे, मतलब नॉर्मल जो कंडीशन है ना, 1 atm प्रेशर पे जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है उसकी बात करते हैं ये T। कि जैसे पानी से बर्फ में चेंज होता है तो उसके लिए T कितना है? 0 डिग्री।
0 डिग्री पे चेंज हो जाता है ना, 180 पे 0 डिग्री पे चेंज हो जाता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन यहाँ पर हमेशा केल्विन में लिखने हैं वैल्यूज़, टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में लिखने हैं, मतलब जो भी आएगा 0 डिग्री का 273 हो जाएगा। V2 V1 क्या हो जाएगा, फेज 1 और फेज 2 में क्या है, आयतन है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई जो भी थी, एक बार मैं इनको लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बारे में लिख देता हूँ। ये क्या है, ये है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, और इसके अंदर ये क्या क्या है ये मैं बता देता हूँ। L है लेटेंट हीट बोलते हैं इसको, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। T जो है वो 180 एम पर जो आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, सामान्य दाब पर, सामान्य दाब पर संक्रमण ताप। जैसे पानी का हम लोग बोलते हैं ना, पानी बर्फ में चेंज हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। या गैस में चेंज होता है तो वहाँ पे 100 डिग्री चेंज हो जाएगा क्वथनांक के लिए। वैसे ये क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर एट नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, V1 क्या है, प्रावस्था 1 का आयतन, प्रावस्था 1 का आयतन, वॉल्यूम ऑफ फेज 1, प्रावस्था 1 का आयतन, वॉल्यूम ऑफ फेज 1। और V2 क्या है, प्रावस्था 2 का आयतन, वॉल्यूम ऑफ फेज 2। आगे सारी बात समझ। dP क्या है, प्रेशर में चेंज है, और dt क्या है, संक्रमण ताप में परिवर्तन। दाब में परिवर्तन, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। और dt क्या है, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, चेंज इन ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये सारी चीजें हो गई, ये आपका क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन आ गया है। पॉज करके कॉपी कर लेना इसको। ठीक है, ये आ गया। अब इसके एप्लीकेशन लिखवाऊंगा, मतलब इसका कैसे यूज करते हैं। जैसे यूज से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको डिस्कस मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। ऐसा है कि जैसे आप प्रेशर कुकर यूज करते हो, तो प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है। वो इससे ही पता चलता है कि उसमें क्या होता है कि वो बंद रहता है तो उसके ऊपर क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। और प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से खाना जल्दी कैसे पक जाता है, वो इसी का एप्लीकेशन अभी मैं बताऊंगा। दूसरा, जैसे मैं बता रहा था कि कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर -2 या -3 डिग्री जाने के बाद में भी पानी बर्फ में नहीं बदलता है। सर्दियों में कई जगह पे देखने को मिलता है ऐसा। तो पानी बर्फ में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, जबकि -3 डिग्री टेम्परेचर हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्रांजिशन टेम्परेचर ही बदल गया। अब 0 डिग्री पे चेंज नहीं होगा वो, अब 0 डिग्री से कुछ और टेम्परेचर पे चेंज होगा, क्योंकि वो बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि प्रेशर बदल गया। और कितना बदला वो इस इक्वेशन से पता लगा लेंगे हम लोग। ठीक है, ये और भी कई चीज़ें, जैसे पहाड़ों पे चले जाते हैं तो पहाड़ों पे जाने के बाद में पानी जो है वो 100 डिग्री पर उबलने के बजाय कम पे ही उबल जाता है। वो कैसे होता है, वो सारी बातें मैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करूंगा, इसके एप्लीकेशन वो। ठीक है, तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर अबाउट दैट। जो सारे इसके एप्लीकेशन है, जो इसके अनुप्रयोग है, वो प्रभाव, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं वो। ठीक है, चलो।